नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल एंड होप यू आर डूइंग वेल। तो सोचिए क्या हो अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन करने वाला ना हो, तो क्या होगा? आपके मन में जो भी होगा आप उस चीज़ को कर सकते हैं, बिकॉज आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा। लेकिन अगर हम एक डेमोक्रेसी की बात करें तो एक डेमोक्रेसी में जितनी इंपॉर्टेंस एक गवर्नमेंट की होती है उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंस एक अपोजिशन पार्टी की होती है। वाई? बिकॉज अपोजिशन पार्टी जो है वो गवर्नमेंट पे होल्ड करके रखती है और उससे टाइम टू टाइम उससे क्वेश्चन करती है। ओके, तो जैसे मैंने बताया कि जितना इंपॉर्टेंस एक डेमोक्रेसी के अंदर एक गवर्नमेंट की है उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसी की है, एक अपोजिशन पार्टी की है। लेकिन क्या हो अगर अपोजिशन को धीरे धीरे डाउन कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए? अगर हम देखें तो रशिया का एग्जांपल आप देख सकते हैं। तो रशिया के अंदर आज के टाइम पे कोई भी अपोजिशन पार्टी नहीं है एंड पुतिन जो चाहे वो कर सकते हैं। रिसेंटली हमने देखा था रशिया के अंदर जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे उसमें जो पुतिन है उनको 87.5% का वोटिंग मिला था। एंड ये जो वोटिंग है ये परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। ओके, एक नॉर्मल परसेंटेज से कहीं गुना ज़्यादा। एंड जो उनके अपोजिशन में जो लीडर्स थे उनको अराउंड 4% के आसपास उनको वोट मिला है। तो वहाँ पर जो पुतिन जो चाहे वो कर सकते हैं। तो एक तरह से वहाँ पर ऑटोक्रेसी है, मतलब जो पावर है वो वन हैंड है। ओके, तो आज हम बात क्यों कर रहे हैं इस चीज़ की? एक्चुअली क्या है कि हमारे इंडिया में भी कहीं पर बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पे एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज है लाइक ईडी उन पर। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं कि जो ईडी है उसका यूज सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी अपोजिशन पार्टीज को धीरे धीरे खत्म करने के लिए कर रही है। जैसे कि हमने एग्जांपल भी देखा झारखंड एंड दिल्ली। ओके, तो आज हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि ईडी किस तरह से उसका फंक्शन करती है। ओके, और क्या सच में ईडी को जो करप्शन है केवल अपोजिशन के अंदर दिखता है, क्या बीजेपी के अंदर करप्शन है नहीं? तो ये सब चीज़ें हमें देखने के लायक है। और सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप वीडियोज़ पे नए हो तो प्लीज़ आप इसको जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा पेशेंस रखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। एंड मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी और थोड़े मज़ेदार भी रहेगी। ओके, तो यहाँ पे समझते हैं कि जो ईडी है उसका एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ एंड वो कैसे फंक्शन करता है। ईडी का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हुआ था 2002 में प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग, एंड जिसको इन्फोर्स किया गया था यूपीए गवर्नमेंट में 2005 में। ओके, एंड इसका जो मेन फंक्शन है वो है किसी भी ऐसे मैटर को प्रूव करना जो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड हो। ओके, तो इस तरह के मैटर्स को ईडी प्रूव करता है। एंड यहाँ पर ईडी के अंदर एक सेक्शन है 45 जिसमें डिस्क्राइब किया हुआ है कि इसके अंदर अगर किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसको इजीली बेल नहीं मिलेगी। अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो ये जो ऑफेंस है वो आपका नॉन बेलेबल ऑफेंस है। ओके, तो अगर किसी भी पर्सन को ईडी ने अरेस्ट कर लिया इस एक्ट के अकॉर्डिंग, इस एक्ट के अंडर, तो किसी भी पर्सन को इस एक्ट में ना तो एंटिसिपेटरी बेल मिल सकती है और ना ही उसको जो अगर उसको जज के सामने प्रेजेंट कर दिया जाए उसके बाद उसको बेल नहीं मिल सकती। ओके, तो यहाँ पर जो ये ऑफेंस है वो आपका नॉन बेलेबल ऑफेंस है। एंड ऐसा हम देख भी सकते हैं कि जो दिल्ली के अंदर ऑलरेडी काफ़ी सारे मिनिस्टर्स हैं जिनको इस एक्ट के अंडर अरेस्ट किया गया था, लेकिन उनको अभी तक भी 1 या 1.5 साल हो चुका है, उनको अभी तक भी बेल नहीं मिल पाई। ओके, तो यहाँ पर ईडी के अंदर अगर किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसको इजीली बेल नहीं मिलती। तो आपकी स्क्रीन पे पिक्चर है, आप इसको देख सकते हो, समझ सकते हैं। इस पिक्चर के अंदर जो स्टेट है आप उसको पढ़िए और समझिए। इसमें क्लियरली शो हुआ है कि एनडीए गवर्नमेंट के दौरान जो ईडी के अंदर जो केसेस हैं उसमें ड्रामेटिकली इंक्रीज हुआ है। और ये जो केसेस है ऑलमोस्ट सभी केसेस अपोजिशन पार्टीज लीडर्स के अगेंस्ट हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि इनमें से 120 लीडर्स ऐसे हैं जो इंडियन पॉलिटिक्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। और यहाँ पे 120 लीडर्स में से 115 लीडर जो है वो अपोजिशन पार्टी से आते हैं। और यहाँ पर आपको ये भी समझना होगा कि सेंट्रल एजेंसीज की जो कन्वेंशन रेट है वो बहुत ही लो रहती है, जिस वजह से इन पर जो इनकी जो क्रेडिबिलिटी है उस पर यकीन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, बिकॉज इनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत ही डाउन होती है। एंड यहाँ पर जो भी केसेस होते हैं वो ऑलमोस्ट एलिगेशन बेस्ड होते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टीज का एलिगेशन है बीजेपी पर कि वे उनके अगेंस्ट सेंट्रल एजेंसीज का यूज कर रही है और उनको डाउन कर रही है, मतलब उनको खत्म कर रही है। ओके, तो यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि आज जितने भी करप्टेड पर्सन है वो अपोजिशन पार्टी के अंदर हैं और जितने भी करप्शन है वे सभी अपोजिशन पार्टी के दौरान हुआ। और ये कहना कि बीजेपी के अंदर कोई भी करप्शन नहीं हुआ और यहाँ पे कोई भी करप्टेड पर्सन नहीं है तो ये गलत होगा और ये करप्शन की तौहीन भी होगी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज यहाँ पर एक रिपोर्ट है जिसको जानते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जिसमें जो इंडिया का जो रैंक था वो 96 था 2023 में। ओके, करप्शन के अंदर।
और यहाँ पर जो ये रैंक था वो लास्ट के रैंक से भी डाउन था। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो सिस्टम है वो उसमें अभी भी करप्शन है। तो ये कहना कि बीजेपी गवर्नमेंट के दौरान कोई भी करप्शन नहीं हुआ और यहाँ पे कोई भी करप्टिव पर्सन नहीं है तो गलत होगा। तो अब ये समझना जरूरी है कि आज जितने भी केसेस है सेंट्रल एजेंसीज में वो अपोजिशन पार्टी के अगेंस्ट ही क्यों होते हैं एंड जो रूलिंग पार्टीज है उनके लीडर्स के अगेंस्ट क्यों नहीं होते। तो ये समझना बहुत सिंपल है आप लोगों के लिए और आप इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और बता भी सकते हैं। ओके, तो ये आपकी राय होगी खुद की। और यहाँ पर ये भी समझना जरूरी है कि जो पहले लोग अपोजिशन में थे और बाद में रूलिंग पार्टी में आए उन पर बीजेपी और जो रूलिंग पार्टी है उसने बहुत सारे एलिगेशन भी लगाए। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं महाराष्ट्र का जो रिसेंटली है जिसमें अजीत जो पवार है उन पर एलिगेशन लगाए थे करप्शन के। ओके, इवन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उन्होंने, लेकिन जब उन्होंने अपने आप को स्विच किया रूलिंग पार्टी में तो वे जो एलिगेशन थे वो सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। इसी तरह से हम केस ले सकते हैं असम का, जो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो पहले कांग्रेस के अंदर थे तो वहाँ भी करप्शन हुआ था एंड उस करप्शन में उनका नाम था लेकिन बाद में वो भी खत्म हो चुका। उसके बाद आप एग्जांपल ले सकते हैं वेस्ट बंगाल का, जहां पर सुधांशु अधिकारी जो वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट थी उसके अंदर वे एक मेन पार्ट थे। ओके, एंड उन पे भी एलिगेशन लगे थे एंड वो खुद बीजेपी लीडर्स ने लगाए थे शारदा चिट फंड में, लेकिन उनको भी जब वे रूलिंग पार्टी में आए तो उनको भी करप्शन के जो चार्जेस है उनसे मुक्त कर दिया गया। तो ये समझना बहुत सिंपल है कि किस तरह से अपोजिशन पार्टीज के अगेंस्ट और किस तरह से रूलिंग पार्टीज के जो अगेंस्ट जो लीडर्स हैं वो सेंट्रल एजेंसीज काम करती है। तो यहाँ पर जो झारखंड है और दिल्ली है उसका केस देख लेते हैं। तो झारखंड के अंदर जो एक्स सीएम थे हेमंत सोरेन उनको भी अरेस्ट, बिल्कुल दिल्ली के जो अरविंद केजरीवाल हैं उनको अरेस्ट करने जैसे ही प्रोसेस उनका रहा है। वहाँ पर उनको जो अरेस्ट किया गया वो लैंड रिलेटेड मामले में किया गया जिसमें केवल उन पर एलिगेशन थे। तो वहाँ पर उनको बहुत सारे समन भेजे गए लेकिन वे प्रेजेंट नहीं हुए और बाद में उनको अरेस्ट कर लिया गया। इसी तरह से हमें देखने को मिलता है दिल्ली के अंदर, जहाँ पर जो सीएम अरविंद केजरीवाल है उनको भी काफ़ी सारे समन भेजे गए अल्कोहल स्कैम में, जिनमें ऑलरेडी 2-3 जो उनके मिनिस्टर्स हैं वे जेल के अंदर हैं। तो अब अरविंद केजरीवाल को उसमें अरेस्ट किया गया और यहाँ पर उनको काफ़ी सारे समन भेजे गए थे लेकिन वे प्रेजेंट नहीं हुए और बाद में उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। तो यहाँ पर ये जो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो ये अरेस्टिंग है अपोजिशन के पॉलिटिकल लीडर्स को ठीक इलेक्शन से पहले, तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी से जोड़ के देखा जा रहा है एंड ये बहुत स्वाभाविक भी है। तो ये कहीं ना कहीं हमें याद दिलाता है इमरजेंसी की, जहाँ पर इंदिरा गांधी जी ने जब इमरजेंसी को इम्पोज किया था तो वहाँ पर जितने भी अपोजिशन के लीडर थे उनको जेल में कर दिया था। तो कुछ उसी तरह का सिनेरियो यहाँ पे हम देखने को मिल सकता है। तो अब ये समझना जरूरी है कि एक डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए जो अपोजिशन है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और यहाँ पर ये भी समझना जरूरी है कि जो अरेस्टिंग है वो ठीक इलेक्शन से पहले होती है। तो कहीं ना कहीं ये जो अरेस्टिंग है उनको पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी से जोड़ के देखा जाता है। तो जब से अरविंद केजरीवाल की अरेस्टिंग हुई है तो वहाँ पर एक क्या से लगा जा रहा है कि जो अरविंद केजरीवाल है वो रिजिग्नेशन नहीं देंगे और वे गवर्नमेंट जो है वो जेल के अंदर से रन करेगी। लेकिन अगर ऐसा होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक अथॉरिटी होगी कि वे स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करे और वहाँ पर प्रेसिडेंशियल रूल अप्लाई करे। तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 355 के अकॉर्डिंग क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी है कि वो चेक करे कि कौन सी स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रन हो रही है। अगर ऐसा नहीं होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि वो उस गवर्नमेंट को डिसमिस करे। ओके, एंड इस एक्ट मतलब इस आर्टिकल का यूज ऑलरेडी कहीं पर हुआ भी है और जो प्रेसिडेंशियल रूल है वो आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग किसी भी स्टेट में इम्पोज किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो अगर ऐसा होता है तो हो भी सकता है कि दिल्ली के अंदर जो प्रेसिडेंशियल रूल अप्लाई हो जाए। तो इस वीडियो में नहीं, हैव ए गुड डे एंड गुड लक, बाय। और जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड्स और जो सर्कल है उसमें आप इसको सर्कुलेट भी कर सकते हैं। तो ये आपकी ओर से मुझे हेल्प होगी। तो हैव ए गुड डे एंड गुड लक, बाय।